ये कहानी है वेडनेसडे एडम्स नाम की 13 साल की लड़की की, जिसके चेहरे पर कभी कोई भावना नहीं दिखती थी और जिसे मौत को लेकर एक अजीब सा जुनून था। वह अक्सर सोचती थी कि मरने के बाद लोग कहाँ जाते हैं और उनके साथ क्या होता है। इस वजह से वह काले और सफेद कपड़े पहनना पसंद करती थी। लोगों को वह अजीब लगती थी, मानो वह इस दुनिया की ही न हो। आइए जाने कि वह ऐसी क्यों थी। कहानी की शुरुआत में बुधवार को एक स्कूल में दिखाया गया है, जहां वह अपनी भयानक आंखों से गलियारों से गुजरती है, जबकि बाकी सभी लोग उसे घूरते रहते हैं। जब वेडनेसडे ने अपना लॉकर खोला तो उसने देखा कि उसका भाई अंदर बंधा हुआ था और उसके मुंह में एक सेब था। जैसे ही वह उसे खोलती है, उसे अचानक एक दृश्य दिखाई देता है जहां वह देखती है कि कुछ लड़के उसके भाई को प्रताड़ित कर रहे हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि बुधवार कोई साधारण लड़की नहीं है और वह जिसे भी छूती है उसका अतीत और भविष्य देख सकती है। जब बुधवार को पता चला कि तैराकी टीम के लड़कों ने उसके भाई पर अत्याचार किया है, तो उसने 2 बैगों में पिरान्हा मछली, जो बहुत ही क्रूर मांसाहारी मछली होती है, भर ली और उन्हें स्विमिंग पूल में छोड़ दिया। लड़के अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करते हैं। बुधवार उन्हें बताता है कि उसके अलावा कोई भी उसके भाई के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। दृश्य उसके माता पिता मोटेसिया और गोमेज पर केंद्रित है, जो बुधवार की गतिविधियों से निराश हैं और उसे नेवरमो अकादमी में भेजने का फैसला करते हैं। यह अकादमी विशेष योग्यता वाले बच्चों के लिए है, जहां वे अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना सीखते हैं। मोटेसिया और गोमेज भी वहां छात्र थे, जो दर्शाता है कि उनके पास भी महाशक्तियां हैं। दृश्य पास के जंगल में एक लड़के पर केंद्रित है जिस पर एक अज्ञात प्राणी हमला करता है और उसे मार डालता है। शेरिफ को उसका घायल शरीर मिला और उसने जांच की, जिससे पता चला कि यह पहली ऐसी घटना नहीं थी। इस बीच वेडनेसडे की मुलाकात अकादमी में प्रिंसिपल लारिसा वेम्स से होती है, जो उसे अपने रंगीन रूममेट एनिड से मिलवाती है, जो वेडनेसडे से बिल्कुल विपरीत है। एनिड को रंग पसंद हैं और उसने अपने कमरे के किनारे को चमकीले रंगों से सजाया है, जबकि वेडनेसडे को गहरे और गॉथिक रंग पसंद हैं। बाद में बुधवार को अकादमी में विभिन्न छात्र समूहों के बारे में पता चला, जिनमें फैंग्स, पिशाच और स्टोनर्स, जो पत्थर में बदल सकते हैं, शामिल हैं। उनके सिर पर सांप होते हैं, जबकि सायरन के पास जल अप्सराएं होती हैं जो आसानी से लोगों को मंत्रमुग्ध कर सकती हैं। बियांका नाम की एक बेहद खूबसूरत जलपरी थी, जिसका एक पूर्व प्रेमी जेवियर था, जो उसके चित्रों को हकीकत में बदल सकता था। बुधवार के माता पिता अकादमी छोड़ देते हैं, लेकिन जाने से पहले उसके पिता उस पर नजर रखने के लिए एक कटा हुआ हाथ थिन छोड़ जाते हैं। थिन जीवित है और अपने माता पिता के लिए जासूस के रूप में काम करती है। बुधवार तलवारबाजी कक्षा में जाता है और बियांका के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। बियांका और बुधवार के बीच एक भयंकर द्वंद्व शुरू होता है और वे बराबरी पर हैं। इसके बाद बियांका ने प्रस्ताव रखा कि वे बिना हेलमेट के खेलें और उनमें से किसी एक का खून बहने पर खेल समाप्त हो जाएगा। लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है और वे एक दूसरे पर लगातार हमला करते हैं। बियांका ने बुधवार को स्लैश मारा, जिससे उसके सिर के पास कट लग गया और उसने मैच जीत लिया। उसके घाव का इलाज कराने के लिए बुधवार का दिन लिया गया है। जैसे ही वह अस्पताल से बाहर निकलती है, एक बड़ी गारगोयल मूर्ति उसकी ओर गिरती है, लेकिन जेवियर उसे रास्ते से हटाकर बचा लेता है। बाद में जब वेडनेसडे अपने कमरे में लौटी, तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। वह कमरे की जांच करती है और उसे बिस्तर के नीचे चीज मिलती है। अपने माता पिता की योजना को समझते हुए उसने थिंग को उसके साथ सहयोग करने की चेतावनी दी, अन्यथा वह उसे एक दराज में बंद कर देगी। चीज उसकी सहायता करने का वादा करती है। स्विमिंग पूल में हुई घटना के कारण बुधवार को नेवरमो अकादमी के पास एक छोटे से शहर जेरिको में एक मानसिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। थेरेपी सत्र के दौरान वेडनेसडे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती है और बाथरूम की खिड़की से भागने की योजना बनाती है। वह एक आदमी से टकराती है और एक कार दुर्घटना में उसकी आसन मृत्यु का सपना देखती है। भयभीत होकर वह एक कॉफी शॉप की ओर भागती है, जहां उसकी मुलाकात शेरिफ के बेटे टाइलर से होती है, जो वहां काम करता है। टाइलर एस्प्रेसो मशीन को ठीक कर रहा है, लेकिन उसे इसकी मरम्मत के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। निर्देश इतालवी में थे, जिसे बुधवार पढ़ा जा सकता था, इसलिए वह मशीन को आसानी से ठीक कर देती है और बदले में टाइलर से बस स्टेशन तक जाने के लिए कहती है।
उनके जाने से पहले उसके भाई को प्रताड़ित करने वाले लड़के आ जाते हैं और उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं। वह उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करती है, लेकिन जब यह असहनीय हो जाता है तो वह जवाबी कार्रवाई करती है। प्रिंसिपल लारिसा पुलिस के साथ पहुंचती हैं और स्थिति देखकर गुस्सा हो जाती हैं और बुधवार को डांटती हैं। वे नेवरमो अकादमी वापस चले गए। रास्ते में उन्हें एक दुर्घटनाग्रस्त कार दिखाई देती है और पता चलता है कि यह वही आदमी है जिससे बुधवार को पहले टकराया था। जैसा कि उसने सोचा था, उसका एक्सीडेंट हो गया था। उस रात बुधवार को पूर्णिमा के दौरान उसके वायलिन पर भयानक संगीत बजता है और भेड़ियों की चीखें सुनाई देती हैं। एनिड को पता चलता है कि वह एक वेयरवुल्फ में तब्दील नहीं हो सकती, जिससे वह अलग थलग महसूस करती है। इस बीच थिन टाइलर के कमरे में जाती है और उसे बुधवार से बात करने के लिए मनाती है। टाइलर सहमत हो जाता है और वीडियो कॉल के माध्यम से उससे बात करता है। वह उससे आगामी मेले में मिलने के लिए कहती है और वहां से भागने की योजना बना रही है। मेले में लारिसा बुधवार को कड़ी निगरानी रखती है, लेकिन वह टाइलर से मिलने में सफल हो जाती है। वे भागने ही वाले होते हैं कि बुधवार का दिन रोवन से टकराता है। रोवन जंगल में भाग जाता है और बुधवार को उसे अपनी हत्या का आभास होता है। वह अपनी योजना बदलती है और रोवन को रोकने के लिए उसका पीछा करती है। हालांकि इससे पहले कि वह उससे बात कर पाती, रोवन अपनी शक्तियों का उपयोग करके उसे एक पेड़ से चिपका देता है। वह उसे अपनी मां के बारे में बताता है, जिसके पास भविष्य देखने की शक्ति थी और उसने 25 साल पहले एक तस्वीर खींची थी, जिसमें भविष्यवाणी की गई थी कि बुधवार नेवरमो अकादमी को नष्ट कर देगा। इसे रोकने के लिए रोवन ने वेडनेसडे को मारने का फैसला किया। अपनी टेलीकिनेसिस का उपयोग करके वह उसका गला घोंटना शुरू कर देता है, लेकिन एक राक्षसी प्राणी उस पर हमला करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और फिर गायब हो जाता है। बुधवार को रोवन की मां द्वारा खींची गई फटी हुई तस्वीर उठाई गई। शेरिफ अपने अधिकारियों के साथ रोवन के शव की तलाश में आता है, लेकिन उन्हें वह नहीं मिलता है। शेरिफ प्राणी के बारे में उसकी कहानी पर विश्वास नहीं करता है और सोचता है कि यह नेवरमो अकादमी के एक छात्र का काम है। तभी एक अधिकारी ने रोवन को जीवित देखा, जिससे हर कोई हैरान रह गया। जब बुधवार अपने कमरे में लौटी तो उसने देखा बुधवार को अकादमी में आयोजित होने वाली वार्षिक बोट रेस प्रतियोगिता की तैयारी में व्यस्त हैं। वह रोवन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे बताया जाता है कि उसे निष्कासित कर दिया गया है। संदेह होने पर वह रोवन का पीछा करती है, जो एक रेलवे स्टेशन पर जाता है। चीजें उसका पीछा करती हैं, लेकिन रोवन पर से नजर हट जाती है क्योंकि वह शौचालय में एक बुजुर्ग व्यक्ति में बदल जाता है। थिंग से अनभिज्ञ रोवन ने अपनी मौत को छुपाने के लिए प्रिंसिपल लारिसा का रूप धारण कर लिया था। कोई अन्य विकल्प न होने पर वेडनेसडे जंगल की जांच करती है, जहां उसका सामना टाइलर से होता है। कुछ ही समय बाद उसे रोवन का चश्मा मिला और उसने उसे एक नीली किताब के साथ देखा, जिसमें उसकी मां द्वारा बनाई गई ड्राइंग थी। वेडनेसडे पुस्तक के बारे में अपने शिक्षक से संपर्क करती है और उसे पता चलता है कि यह पुस्तक नाइटशेड नामक एक पुराने छात्र समाज की है। बुधवार फिर किताब खोजने के लिए रोवन के कमरे में घुस जाता है। उसके बिस्तर के नीचे उसे एक मुखौटा मिलता है। जैसे ही वह जाने वाली होती है, रोवन का रूममेट जेवियर अपनी पूर्व प्रेमिका बियांका के साथ प्रवेश करता है। बुधवार बिस्तर के नीचे छिप जाता है और आगामी नाव दौड़ में एनिड को नुकसान पहुंचाने की उनकी योजना को सुन लेता है। दृढ़ संकल्पित होकर उसने प्रतियोगिता में एनिड का समर्थन करने का निर्णय लिया। अगले दिन बुधवार और एनिड दौड़ की तैयारी करते हैं, जहां किसी भी चीज की अनुमति है। बियांका, एक जलपरी, अन्य नावों में तोड़फोड़ करने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करती है। वह पानी में गोता लगाती है, जिससे एक नाव डूब जाती है और उसकी टीम दौड़ से बाहर हो जाती है। हालांकि बुधवार और एनिड अच्छी तरह से तैयार हैं और रणनीतिक रूप से दौड़ जारी रखते हैं। जैसे जैसे दौड़ शुरू होती है, प्रत्येक टीम गंतव्य तक पहुंचने और पहले लौटने के लिए जमकर संघर्ष करती है। अराजकता और तोड़फोड़ के प्रयासों के बावजूद बुधवार की त्वरित सोच और एनिड का दृढ़ संकल्प उन्हें अग्रणी रखता है। वे अन्य प्रतिस्पर्धियों द्वारा उनके सामने आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए अपने कौशल और टीम वर्क का उपयोग करके चुनौतियों का सामना करते हैं। नेवरमो अकादमी में तीव्र और रोमांचकारी नाव दौड़ बुधवार की चालाकी और एनिड के संकल्प को प्रदर्शित करती है।
जो एक अप्रत्याशित लेकिन दुर्जेय साझेदारी बनाती है। दौड़ के दौरान थिंग ने बियांका के दोस्त को एक चतुर योजना में फंसाने में उनकी सहायता की। जैसे ही वे प्रतियोगिता के बीच बैठे, बुधवार को उन्हें एक स्वप्न का अनुभव हुआ, जिसमें उन्होंने सुनहरे बालों वाली एक लड़की को देखा। इस बात ने गुप्त रूप से उसे कुंजी के रूप में संदर्भित किया, जिससे बुधवार हैरान रह गया। हालांकि वास्तविकता में लौटने पर उसे एहसास हुआ कि वे दौड़ में आगे निकल गए हैं। अपनी बढ़त के बावजूद वेडनेसडे दृढ़ संकल्पित रहा और जीत सुनिश्चित करने के लिए बाना की रणनीति का चतुराई से इस्तेमाल किया। ये 40 वर्षों में जीतने वाली पहली गैर मूक टीम थी, जिससे उन्हें प्रतिष्ठित कप ट्रॉफी मिली। हालांकि ध्यान से असहज होकर बुधवार को वह घटनास्थल से चला गया। उन्होंने अकादमी के पूर्व छात्र एलन पो की प्रतिमा का दौरा किया और उसके हाथ में एक छिपे हुए डिब्बे की खोज की, जिसमें एक पत्थर की किताब थी। पहेलियों को सुलझाते हुए बुधवार को एक सुराग मिला जो दर्शाता है कि उसे चुनौती के दौरान 2 बार किसी को बचाने की जरूरत थी। ऐसा करने पर एक छिपे हुए कैमरे का पता चला। रोवन की फटी हुई किताब की तस्वीर की खोज करते हुए उसने साथी छात्रों नाइटशीथ समूह के सदस्यों से मिलने से पहले इसे अपने बैग में छुपा लिया, जिससे पता चला कि महिलाओं ने अपने समूह को भंग कर दिया था। एक घोषणा में अकादमी के सभी छात्रों को शहर के आम लोगों, जिन्हें नॉमीज के नाम से जाना जाता है, के साथ जुड़ने का निर्देश दिया गया। आगमन पर बुधवार ने जेवियर को अपने रूममेट की मौत की जांच की आवश्यकता के बारे में बताया, हालांकि वह संशय में रहा और जोर देकर कहा कि रावण को मारने के बजाय निष्कासित कर दिया गया था। रोवन की मां की तस्वीर दिखाते हुए जेवियर ने उस व्यक्ति को शहर के संस्थापक ट्रैकस्टोन के रूप में पहचाना। प्रारंभिक आशंका के बावजूद बुधवार को शेर से जुड़े इसके इतिहास के बारे में जानकर पिलग्रिम वर्ल्ड के भाग्य का निर्धारण किया गया। वहां उसकी मुलाकात टेस्टी योगी से हुई, जो मधुमक्खी पालन क्लब में पहले मिला हुआ एक लड़का था, और उनके बीच दोस्ती हो गई। स्थानीय लोगों के साथ जुड़कर उन्हें एक हमले का सामना करना पड़ा और पूरी तरह से ट्रैकस्टोन के लिए जिम्मेदार उत्कृष्ट कृतियों के बारे में सीखा। उत्सुकतावश वेडनेसडे ने एलियन से और अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की और चर्चाएं दिलचस्प लगीं। उनके पास खेतों में इस्तेमाल होने वाले ट्रैकस्टोन के उपकरण, खाने के बर्तन और एक पारिवारिक कमरा है। वना वहां काम करना चाहती है, लेकिन अरविंद पहले नवीनीकरण करने पर जोर देता है, इसलिए वह अभी वहां काम नहीं कर सकती। वह कहती हैं कि वे पुराने बाजार में काम करेंगे और आगंतुकों को केक परोसेंगे। बाद में वेडनेसडे और यूजीन क्रैकस्टोन के परिवार के कमरे में घुसते हैं और वेडनेसडे के दृश्य में लड़की के साथ एक तस्वीर पाते हैं। उन्हें एक किताब भी मिली जो लड़की के हाथ में थी, लेकिन उसके पन्ने खाली थे, जिससे उन्हें संदेह हुआ कि यह नकली है। यूजीन ने खुलासा किया कि मूल किताब 1 महीने पहले चोरी हो गई थी। कॉफी शॉप में टाइलर से मुलाकात के बाद वे आगे की जांच करते हैं। टाइलर बताते हैं कि मूल बैठक घर के अवशेष जंगल में हैं, जिन्हें अब दुर्घटना स्थल के रूप में उपयोग किया जाता है। वेडनेसडे और थिंग इसे ढूंढने निकल पड़े। उनका सामना एक बेघर आदमी से होता है जो डर जाता है और भाग जाता है। अचानक बुधवार को 400 साल पहले का एक दृश्य दिखाई देता है, जिसमें ग्रामीण गुडी एडम्स नाम की एक गोरी लड़की पर अत्याचार कर रहे हैं, जिसे वे शैतान का बच्चा कहते हैं। क्रैकस्टोन ने गुडी पर डायन होने का आरोप लगाया और फैसला किया कि उसे उसकी मां और अन्य लोगों के साथ जला दिया जाना चाहिए। गुडी का तर्क है कि क्रैकस्टोन ने उनकी जमीन ले ली है और कई निर्दोष लोगों को मार डाला है। क्रोधित होकर क्रैकस्टोन ने मैदान में आग लगा दी। गुडी अपनी मां को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन असफल हो जाती है और एक छिपे हुए दरवाजे से भाग जाती है। बुधवार को ये खुलासा होता दिख रहा है। गुडी ने बुधवार को चेतावनी दी कि क्रैकस्टोन तब तक नहीं रुकेगा जब तक हर कोई मर नहीं जाता। वर्तमान में वापस बुधवार थिंग को सब कुछ बताता है। अचानक वह राक्षस प्रकट होता है जिसने रोवन को मार डाला था। बारिश शुरू हो जाती है और बुधवार राक्षस का पीछा करता है, लेकिन उसे खो देता है। वह उसके पदचिह्नों का अनुसरण करती है, जो मानव पदचिह्नों में बदल जाते हैं, जिससे पुष्टि होती है कि राक्षस एक व्यक्ति है। वह शेरिफ गैल्पिन के पास दौड़ती है और बताती है कि उसने क्या देखा, लेकिन बारिश पैरों के निशान धो देती है। छिपकर उसने सब कुछ देखा। जल्द ही गुडी ने बुधवार को चेतावनी दी कि क्रैकस्टोन तब तक लड़ना बंद नहीं करेगा जब तक कि सभी लोग मर न जाएं।
इस दर्शन के बाद बुधवार वास्तविक दुनिया में लौट आई और उसने थिंग को वह सब कुछ बताया जो उसने देखा था। अचानक उन्होंने उसी राक्षसी प्राणी को देखा जिसने रोवन को मार डाला था। बारिश शुरू हो गई और बुधवार भी बारिश में भीगता रहा। जीव बहुत आगे निकल गया, लेकिन बुधवार को उसके पदचिन्हों का अनुसरण किया गया, जो अंततः मानव में बदल गए, जिससे पता चला कि राक्षस एक व्यक्ति था। वह शेरिफ गैल्पिन के पास भागी और उसे वह सब कुछ बताया जो उसने देखा था। शेरिफ गैल्पिन पैरों के निशान देखना चाहते थे, लेकिन बारिश ने उन्हें धो दिया था। अगले दिन शहर क्रैकस्टोन की एक नई मूर्ति के अनावरण के लिए एकत्र हुआ। एनिड ने संगीत बजाया और प्रतिमा का अनावरण किया गया, लेकिन थिंग ने बुधवार के आदेश का पालन करते हुए प्रतिमा को उड़ा दिया, जिससे सभी लोग डर के मारे भाग गए। जब बुधवार को उसने अपना वायलिन बजाना जारी रखा तो उसकी आंखों में बदले की चमक दिखाई दी। इसके बाद प्रिंसिपल वेम्स ने बुधवार को चिल्लाते हुए अव्यवस्था के लिए उन पर आरोप लगाया। बुधवार को उसने जोर देकर कहा कि उसने कुछ नहीं किया है। उसने लारिसा पर जंगल में हुई हत्याओं के बारे में सच्चाई जानने और अनजान होने का नाटक करने का आरोप लगाया। उस रात वह बेघर आदमी जो बुधवार को जंगल में मिला था, सामने आया और उस पर राक्षस ने हमला कर दिया। बूढ़े व्यक्ति के पास एक कैमरा था जो घटना की तस्वीरें कैद कर रहा था। बाद में शेरिफ गैल्पिन और उनकी टीम जंगल में पहुंची और उन्हें बेघर व्यक्ति का शव और कैमरा मिला। कैमरे में ऐसे फुटेज थे जिनसे असली अपराधी का पता चल सकता था। जब पुलिस ने तस्वीरों को बड़ा किया तो उन्हें हत्यारे का चेहरा नजर आया। ये राक्षस का चेहरा था। ऐसा लग रहा था मानो ये किसी के सबसे बुरे सपने से निकला हो।